नमस्कार। आज हम बात करेंगे पार्किंसनिज्म की। जो हाथ चलने की बीमारी होती है वो कैसे होती है। तो 18वीं सदी में एक डॉक्टर था, उसका नाम था जेम्स पार्किंसन। वो इंग्लैंड में था। उसने ये इसी बीमारी देखी। उसने पहले नाम दिया स्लीपी शेकी स्लीपीनेस शेकी पालसी। और उसने 6 मरीज देखे। उनके जो सिम्टम थे उसने किताब में लिख दिए। उसका नाम नहीं इसका रखा था। उसके 50 साल बाद एक डॉक्टर था, तो उसने उसकी पुरानी मरीज और देखे। उसमें पाया वे वो डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने ऐसे मरीजों का बारे में लिखा है। तब उसने, वो भी यूनान का था, उसने इस बीमारी का नाम उसके नाम पर रख दिया। तो इसका नाम पड़ गया पार्किंसनिज्म। तो ये डॉक्टर के नाम पड़ा है जिसने पहले नहीं देखा था इसके। तो ये होती कैसे है किसी को पता नहीं है। बहुत ही थ्योरी है पर इसका असली कारण क्या है वो अभी तक नहीं पता चला। क्या लगाए जा रहे हैं जो पेस्टिसाइड्स है, जो जो कि फार्मर में ज़्यादा पाई जाती है। तो वहाँ से उन्होंने अंदाजा लगा लिया अभी फार्मर जब ज़्यादा पेस्टिसाइड फसलों के ऊपर बढ़ते हैं इसलिए उनमें उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो कुछ पेस्टिसाइड हैं जिनके साथ इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जैसे पैराकूट पेस्टिसाइड है कि वीट किलर के ये बढ़ते हैं। इसका बैन हो गया 1977 में, यहाँ पर बैन कर दिया। पर इंडिया में अभी भी यूज करते हैं, जो सोयाबीन वगैरह उगाते हैं। तो जहाँ कपास वगैरह के ऊपर घास ज़्यादा हो जाता है उस पर छिड़कते हैं। तो लेकिन वो खतरनाक है बहुत, उसको बचना नहीं चाहिए। तो दूसरा है ट्राइक्लोर इथालाइन TCE। ये केमिकल बरता जाता है डिग्रीसिंग करने के लिए। जो जो ड्राई क्लीन धब्बे होते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए बरता जाता है। तो जैसे पेन उतारना हो, स्पॉट पड़े हों, तो वार्निश वगैरह साफ करना हो, पेंट वगैरह बरते जाते हैं। तो अभी तो नहीं मरते लेकिन आम घूम वगैरह में पाया जाता है। तो काफ़ी चीज़ों में मरते रहते हैं। डीकैफ काफ़ी में पाया जाता था, अब तो बंद हो गया है। तो जैसे DDT ज़्यादा छिड़कने से भी कॉर्पोरेट उसको माना गया है। तो और भी कोई पेस्टिसाइड हो उसको एक्सपोजर हो जाए तो उनकी वजह से भी पक्का सबूत नहीं है लेकिन मानते हैं पेस्टिसाइड के से हो सकता है। जो आमतौर पर जो एयर पोल्यूशन है तो उससे भी हो जाता है। तो डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें BP बढ़ जाता है, तो खून में अच्छा फैट है उसकी कमी होती है, जो बैड फैट है उसका वो बढ़ जाता है। तो साथ में ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। वो भी इसके लिए खतरा है। तो कुछ जेनेटिक्स कुछ जीन भी ऐसे हैं, कई जीन हैं ऐसे जिनको कॉर्पोरेट बनाया जाता है। तो एक जीन नहीं है, बहुत से जीन हैं। तो जैसे पार्क, पिंकी, तो GBA, अल्फा सिनेक्लिन जीन, काफ़ी जीन एक नहीं होता, काफ़ी से होते हैं। उसमें जैसे एनवायरमेंटल पेस्टिसाइड का छिड़काव वगैरह हो और एयर पोल्यूशन हो, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी होकर उसके होता क्या है वो दिमाग में अल्फा सिनेक्लिन प्रोटीन है, वो इकट्ठी होनी शुरू होती है। तो पहले वो इंसेक्टिसाइड जैसे सोने से जा जाती है, दिमाग में बढ़ जाती है। जहाँ
खाने से तो वैगस नर्व उसके धीरे धीरे ऊपर जानी शुरू होती है। सबसे पहले दिमाग के निचले हिस्से में जमा होनी शुरू होती है। उससे ऑटोनॉमिक सिस्टम है जो दिल कंट्रोल करता है, आंतों को कंट्रोल करता है, वो खराब हो जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर का घट जाना, जो खड़े होने से ब्लड नमे लेटने से ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, एकदम खड़े होने से कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो हार्ट रेट कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हो जाती है। वो काफ़ी पहले डोपामीन पूरी काम नहीं होती, ये काफ़ी पहले से सिम्टम हो जाते हैं। तो हाथ पैर नहीं हिलने लगते, धीरे 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 काफ़ी साल पहले ये सूंघने की शक्ति चली जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो दिमाग के निचले हिस्से में वो होते हैं एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिससे नींद वगैरह आती है। तो उसके सेल वहाँ पर होते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो उनसे नींद में डिस्टर्बेंस हो जाती है, नींद ना आना। ज़्यादा जो नींद में जब नींद आती है, सपना आता है, तो आदमी का सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो फायदे के लिए होता है। तो यदि सपना आया तो आप सपना में लड़ाई कर रहे हैं किसी से, तो यदि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो आप नींद में डर किसी को मारेंगे या घर भी को पीटेंगे, तो उससे नुकसान हो सकता है। वो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, वो ठीक काम नहीं करते बॉडी के जब नींद आ जाती है। तो उससे वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, सिस्टम खराब होता है। तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। वो जो मसल पैरालिसिस होते हैं वो पूरे होते नहीं हैं। तो जब सुबह आते हैं तो आदमी वो हाथ पैर मारता है, तो उससे बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। सब सोता है नाते मेरा काफ़ी पहले से ये होना शुरू होता रहता है। तो ऐसे डिप्रेशन वगैरह, हार्मोन वगैरह की कमी होती है। सेरोटोनिन हार्मोन होता है, एसिटाइल कोलिन हार्मोन होता है, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। डोपामीन तो कम होती है, तो कम होने से जो बैलेंस होता है इनका खराब हो जाता है। उससे डिप्रेशन वगैरह हो जाती है, एंजाइटी वगैरह बढ़ जाती है, परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम पहले काफ़ी साल पहले से शुरू हो जाते हैं। तो जो नया सिस्टम है, इसको डायग्नोज करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि दिमाग का स्कैन करी जाए, तो उससे पता चल जाए हाथ लेने से पहले ही, तो उसका इलाज पहले से हो सके। पर अभी को बोला नहीं बनी दवाई, लेकिन काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो धीरे धीरे बन जाएगी। तो उन प्रोटीन रेफरनिक्लिन प्रोटीन है, वो धीरे धीरे जमा हो जाती है और उससे ल्यूज बॉडी बन जाती है। तो धीरे धीरे डोपामीन पैदा करने के जो सेल हैं दिमाग में, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जब वो 60% से ऊपर खत्म हो जाते हैं, तो तब हाथ पैर वगैरह हिलने शुरू होते हैं। तो पहले ही काफ़ी डैमेज हो जाता है जब पता चलता है डॉक्टर को। तो वो डोपामीन की कमियाँ बनाने के सेल खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब 60% खत्म हो जाते हैं, तब हाथ पैर वगैरह हिलने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें 4 साइन होते हैं। एक दो हाथ पैर हिलेंगे, और टाइम हो जाती है, दूसरा रिजिडिटी होती है, तो वो एक नाइजी होता है। तो खड़ा होने से ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। उसको पोस्चर जो आदमी जो रहता है, तो सीधा नहीं खड़ा होता, तो ऐसे नीचे को रहेगा। तो इसको बोलते हैं पोस्चर का खराब हो जाना। या पेंगुइन जैसे चलती है ना, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, तो यदि आदमी को पेशेंट को बोलो को जहाँ पर रुक जाओ, तो चलना शुरू, पहले तो उसको दिल लगेगी शुरू चलना धीरे धीरे होगा शुरू। जब चलना शुरू कर दे तब उसको बोलो जहाँ पर रुक जाओ। जहाँ पर रुकने को बोलोगे तो उसको उससे रोका नहीं जाएगा। फिर उसको बोलो घूम जाओ, घूमने भी उसको जो नॉर्मली वो आदमी एकदम घूम सकता है, लेकिन ये पेशेंट 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा लेंगे घूमने के लिए, वो एकदम ब्रेक नहीं लेना सकते।
जो टाइमर होती हैं वो एक सर में एक तरफ में ज़्यादा होती है पहले, जब काफ़ी देर हो जाती है तो तब तो दोनों तरफ होती है। वो पेन रोलिंग टाइमर होती है, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ऐसे ये नहीं होता, ऐसे ऐसे पेन रोलिंग टाइमर बोलते हैं इसको। तो धीरे धीरे सर भी हिलाना होता है। जो इसमें खासियत होती है, जब आपको पेशेंट को बोलेंगे कुछ पी लो, तो वो नीचे नहीं लेने का, जो कभी जब उठाएगा वो चीज़, वो टाइमर कम हो जाती है। जब आपको मूवमेंट करेगा, कुछ चीज़ उठाने को बोलो उठा लेगा, तो जो उसको पीने को बोलो वो पी भी लेगा। तो जब मूवमेंट करते हैं, वो चीज़ उठानी है ऊपर पर लगा लेगा। तो दूसरी बीमारी होती है, फिंगर को बोलो नोज को टच करो, वो ऐसी होती है, दिमाग की पिछले हिस्से में वो सेरिबेलम का जो कंट्रोल होता है संबैलेंस का, उसमें भी स्ट्रोक बना हो तो टच नहीं कर सकता है, वो छूट कर जाता है। वो इससे पार्किंसनिज्म में बोले तो टच करेगा। जब वो नहीं जाएगा टारगेट पर पहुंचेगा तो ठीक हो जाएगी मूवमेंट, ट्रेमर नहीं होगी। फिर रेस्टिंग टाइमर बोलते हैं, यदि कुछ नहीं करते तो हाथ से लेगा, जब सो जाओगे तभी खत्म हो जाएगी, नींद में नहीं होती। तो रियलिटी बोलते हैं एस्ट्रल कोलिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, तो पहले तो शुरू नहीं होती, तो रियलिटी बोलते हैं जो अकड़ान आ जाती है। जो हाथ को दूर रहें, तो एयर पोल्यूशन से बच कर रहें। तो डाइट है, मेडिटेरियन डाइट खानी है। मेडिटेरियन डाइट में होती है सोयाबीन, जहाँ लेग्यूम होते हैं, नट्स होते हैं वगैरह होते हैं, तो सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, तो लेग्यूम, मटर, मात्रा ज़्यादा जानकारी चाहिए है, तो पल्सेस वगैरह ज़्यादा बरतनी चाहिए। तो मच्छी हफ्ते 2-3 बारी मच्छी खाओ, सैलमन या और कोई भी ये नहीं खाते था, तो हरियाँ सब्जियाँ, पीनट्स, बादाम, सोयाबीन, ये चीज़ां ज़्यादा खाओ, तो फ्रूट सब्जियाँ ज़्यादा खाओ। तो प्रोटीन ज़्यादा खानी है, एक्सरसाइज वगैरह करो, उससे ज़्यादा जल्दी नहीं खराब होगा। तो इसका इलाज डोपामीन की मात्रा दिमाग में बढ़ानी है, उसकी गोलियाँ मिल जाती हैं एल-डोपा। वो एल-डोपा मीनिंग इनएक्टिव फॉर्म होती है डोपामीन की, जब वो ब्रेन में जाती है एल-डोपा, डोपामीन ब्रेन में नहीं बढ़ सकती, इसलिए एल-डोपा ब्रेन में जा सकती है। एल-डोपा ब्रेन में चली जाएगी तो तब वो कन्वर्ट हो जाएगी, डोपामीन में बदल जाएगी, तो उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। वो गोलियाँ होती हैं, वो उसका असर 3-4 घंटे रखता है, तो दिन में 3-4 बार खानी पड़ती हैं, कम से कम 3 बार। अर्ली 4-4 घंटे बाद खाना खा लें तो ठीक है, 4 बार खाना है तो बढ़िया रहता है, तो फ्लक्चुएशन नहीं होती, लेवल पूरा बना रहता है। तो नहीं तो ऑफ ऑन होना हो जाता है, कभी सिम्टम आ जाते हैं फिर कम हो जाते हैं। तो सिम्टम बढ़ते कम हो और बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे लेवल होता है। जैसे पेट्रोल का काम करती है डोपामीन दिमाग के लिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना, तो जब तक पड़ा रहेगा तो काम करेगा, गाड़ी चलेगी, नहीं डालो को तो खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही डोपामीन दिमाग के लिए है, तो दिमाग कोई ट्रांसमिशन नहीं हुई, दिमाग अपने ऑर्डर नहीं भेजेगा पट्टों को कि काम करो, तो जब वो डोपामीन होगी तो तभी काम करेगा, तो नहीं तो बैठा रहेगा आदमी।
तो वैसे ही है। वो डोपामीन का काफ़ी एल डोपा दवाइयाँ और भी हैं, वो डोपामीन दिमाग में जाती है तो उसका उसको या बना रहे उसका मेटाबॉलिज्म ना हो, वो दवाइयाँ हैं। तो पहले डोपामीन डोपा देनी है, उसके बाद जैसे जैसे जब तक चलता है काम ठीक है, नहीं तो उससे ज़्यादा जर्क माने कहते हैं पेशेंट, तो उसको बोलते हैं डिस्कनेजिया, जो नॉर्मल मूवमेंट होती है। तो उसको कम करने के लिए डोपामीन का लेवल बढ़ाने के लिए साथ में दवाई देते हैं कार्बिडोपा। यदि फिर भी काम नहीं मानता तो एक एंटोकापिन दवाई है, उसको वरना शुगर देते हैं। तो यदि उससे नहीं काम आता तो प्रामीपैक्सोल है, तो वो देते हैं। तो अपरीनॉल है, वो भी भर सकते हैं। कई दवाइयाँ हैं, वो अपने डॉक्टर से उसका जो दिमाग के डॉक्टर हैं वो उसका मैनेज कर लेंगे। तो काफ़ी नई दवाइयाँ भी निकल रही हैं, जो ऐसे कैप्सूल निकाला है अभी मिलना शुरू हुआ है, वो उसे वो काफ़ी लेवल दवाई का बना रहता है, 3 बार दिन में लेनी पड़ती है। तो उस छोटे छोटे दाने होते हैं, वो दानों में से एल डोपा पहले शॉर्ट एक्टिंग पहले निकलती है, फिर बाद में वो आंध्र में निकलती है, तब वो लॉन्ग एक्टिंग के वो इकट्ठे हैं, तो उसमें लेवल बढ़ा रहता है। तो अब कई पंप भी बने हैं, तो कई बारी एल डोपा मैदे में गोली पड़ी रहती है, यार नहीं होती, काफ़ी डॉक्टर उसको पीस कर देते हैं और पानी साथ में पीने तो जल्दी से मैदे से बाहर हो जाए, तो पूरी भी और हो जाती है। तो नई दवाइयाँ हैं, तो पापा है, सबकुटेनियस इंजेक्शन भी है, उसका पंप भी आता है। तो पेट में छोटी आंत में नाली डाल देते हैं, तो मैदे को बाईपास कर लेती है दवाई, तो छोटी आंत में पंप से दवाई चली जाती है अंदर, वो उनसे काफ़ी फायदा होता है। तो नई नई तकनीक निकाल रहे हैं, तो काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो कुछ दवाइयाँ नई आ गई हैं, कुछ आएंगी। तो यदि पेस्टिसाइड का नीदरलैंड का देश, वहाँ पर TCA ट्राइक्लोर इथाइल बतनी बैन कर दी उन्होंने, 20 साल हो गए हैं, तो वहाँ पर 60% कम हो गई है। आम पॉपुलेशन में पार्किंसन डिजीज 60% कम हो गई है। वैसे ही सभी देशों में पेस्टिसाइड का एयर पोल्यूशन कम हो जाए तो हम पार्किंसनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है 10-20 साल में किसी को ना हो, यदि हमने एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर ली, पेस्टिसाइड को मरना बंद कर दिया, तो उससे कम होगा। जैसे नीदरलैंड का में कम हो गए हैं 60%, तो वैसे ही अभी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी। लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसी चीज़ों पर बैन लगाए, तो अभी और रिसर्च भी होगी, तो सभी लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमें ये ना दिखाई दे, इतना ही अंदर बंद करते हैं, ट्रीटमेंट दे फिर करांगे मोटा मोटा तो मैं दसता पूरा इन डिटेल ट्रीटमेंट थे पेशेंट ते होर भी वीडियो बनाएंगे। अज तो बनाई ये करके भी ये होंगी की कारण है, तो बाकी ट्रीटमेंट ते सिम्टम ते अलग बनावांगे, ट्रीटमेंट ते अलग बनावांगे। बाकी भी शेयर कर रहे हैं, मेरी बहुत है, काफ़ी लोगों को ये बीमारी बड़ी आम है, तो
बाकी ने शेयर कर लियो ते सारा का ज्ञान बन सके। सत श्री अकाल। स्वामी जय भीम, जय गुरुदेव, वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू फतेह। बाय।